नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया पर फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। मोदी जी साइप्रस क्या पहुंचे, ऐसा लग रहा है एर्डोगन दूरबीन लगाकर देखना शुरू कर चुके हैं कि मोदी जी जा कौन-कौन सी जगह रहे हैं साइप्रस के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं है उन एरियाज में जा रहे हैं जिसके ऊपर नजर तुर्की की है। उसके साथ तुर्की की साइप्रस की विजिट के बाद ही हैज मूव्ड ऑन टू कनाडा, but very important 3-day visit here. This includes Croatia also. So starting with Cyprus, Canada, and then Croatia. All the three countries are very, very important strategically. Without wasting much time, we'll straight away jump into the topic with Ramneet Paji. Paji, a very warm welcome on the show. सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू अगेन। एंड जैसा आपने इसको एलैबोरेट किया, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये विजिट जो है, और बहुत से लोग जो है इसको बड़ा कहते हैं कि साहब मोदी साहब कनाडा जा रहे हैं, कनाडा में खालिस्तानी बड़ा विरोध करेंगे, वहां पे प्रदर्शन होंगे। कैनेडियंस बोलते हैं कि साहब हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, कर सकते हैं, सबको इजाजत है, सो ऑन सो फोर्थ। तो अब कहानी क्या है कि इट इज नॉट जस्ट अ G7 विजिट, ये अब 3 नेशन विजिट हो गई है प्रधानमंत्री जी की, जिसमें 2 बायलैटरल और 1 मल्टीलैटरल है। और इसकी जो दिलचस्प बात है कि भारत एक ग्रुपिंग है G20, जो दुनिया के सबसे बड़े मैशियत के आधार पे, यानी कि इकोनॉमी के आधार पे जो सबसे बड़े देश हैं 20, उनकी एक कलेक्शन है, एक ग्रुपिंग है, एक स्ट्रेटेजिक आप कह लीजिए उनका एक कलेक्टिव है। उसके बाद पहले G8 होता था। अब बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि ये गायत्री जी, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, कि दिस यूज्ड टू बी G8। 2014 में G8 से रशिया को निकाल के इसको G7 बना दिया। तो G7 में इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया इज अ मेंबर इन G20, बट इस ग्रुपिंग में तकरीबन पिछले 9 वर्षों से, मेरे ख्याल है 6 वर्षों से, भारत को निरंतर जो है इसके 2019 से 6 वर्षों से भारत को इसके अंदर एक ऑब्जर्वर के तौर पे, एक स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे बुलाया जा रहा है। तो अब इसका जो सारा फोकस था वो था G7 के ऊपर। अब ये बन गया है 3 नेशन विजिट। अब 3 नेशन विजिट में क्या किया मोदी जी ने, एक तीर से 3 शिकार कर दिए। 3 शिकार कैसे, वो बताता हूँ। एक तो ये साइप्रस जा रहे हैं साहब, एंड साइप्रस जाने वाले ये बहुत लंबे अरसे में पहले प्रधानमंत्री होंगे। दूसरा, ये जाएंगे G7 में अटेंड करेंगे, और वहां पे जिस तरीके से भारत का जो पोस्चर है, भारत का जो पक्ष है, जो बात रखनी है, वो प्रधानमंत्री जी खुद रखेंगे। और तीसरा, वापसी में इनका क्रोएशिया विजिट ड्यू है। क्रोएशिया विजिट मेरे ख्याल है कि इन कंट्रीज में इंदिरा गांधी के बाद कोई और प्रधानमंत्री नहीं गए, शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार गए थे। तो ये महत्व है कि इतने लंबे वक्त तक, यानी कि 40-50 साल तक, जो इंदिरा गांधी जी के बाद आप मान के चलिए 40-41 साल तक कोई वहां से नहीं गया, और अटल जी के बाद भी कोई दूसरी तरफ नहीं गया। तो ये अब इसमें जो दो शिकार हैं, दूसरा शिकार तो तुर्की है, क्योंकि अगर आप साइप्रस को बड़े गौर से देखेंगे, और अगर आप साइप्रस के बीच में से एक जो लाइन देखेंगे, वो 2 जोन्स में बटा हुआ है साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस एंड साउथ साइप्रस। उसका आप गिटार जैसा शेप कह लीजिए, या चूहे की तरह जैसा माउस होता है, उसकी जैसा आप उसका शेप देख लीजिए। अगर आप लगा देंगे तो इट विल बी कन्वीनियंट, थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए इजी हो जाएगा। तो जो उसका नॉर्दर्न जोन है, जिसमें वो टेल है ऊपर को, वो कंट्रोल करता है तुर्की, और जो उसका निचला जोन है, जो कि 2/3 है, ऊपर का 1/3 तुर्की के कंट्रोल में, निचला जो 2/3 है वो थोड़ा सा ग्रीक आप मान लीजिए कंट्रोल में। और इसकी लोकेशन मेडिटेरेनियन के अंदर इतनी जबरदस्त है साइप्रस की, कि यहाँ का जितना ट्रेड रूट है और यहाँ का जितना इलाका है, चाहे वो ऊपर आपके तुर्की हो, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, ये सारा इलाका जो है, उस इलाके को साइप्रस से आप डोमिनेट कर सकते हैं। अब साइप्रस के अंदर 2022 तक साइप्रस के अंदर एक आर्म्स का एम्बार्गो लगा हुआ था, यूएस की तरफ से सैंक्शंस थे कि आप अपने लिए शस्त्र जो है, अस्त्र शस्त्र अपने लिए परचेज नहीं कर सकते। आपकी डिफेंस की जिम्मेवारी जो है वो यूएस और यूके के फोर्सेस की होंगी। और उसका थोड़ा सा इतिहास है साइप्रस का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। परंतु ये 2 देश हैं, जो यूके एंड यूएस, वो साइप्रस के अंदर है। और तीसरा जो वहां पे जो दस्ता है, वो है जो यहाँ पे जो सेंटर वाली लाइन है, इसको ग्रीन जोन या बफर जोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यूएन जो फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉयड है।
तो अब जो आप कह रहे थे कि वो दूरबीन लेके खड़ा हुआ होगा एर्दोगान, तो एर्दोगान के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी हो गई है मोदी जी का विजिट। हालांकि वो बड़े कंफर्टेबली अपने देश में बैठ के, उन्होंने जब ऑप सिंदूर हुआ, ऑप सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान में अपना एक नेवल कॉर्वेट भेज दिया और वहां से वो कह रहे थे कि साहब हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, और दुनिया भर के इन्होंने वहां से C-16 में भर के इन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन्स दे दिए, और जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए। अब तुर्की ड्रोन दे रहा है, चाइना ड्रोन दे रहा है, चाइना जहाज दे रहा है, चाइना मिसाइल सिस्टम दे रहा है, डिफेंस सिस्टम्स दे रहा है। ये सारा कुछ भारत के खिलाफ हमारे ही पड़ोस में तमाशा खेला जा रहा है। तो भारत का ऐसा पक्ष रहा कि अब जो ग्लोबल आप कह लीजिए जियो पॉलिटिक्स है, जो बिल्कुल बड़े स्तर की है, जो बिग बॉयज लीग है, उसके अंदर भारत ने कदम अपना रख दिया। और माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने वहां पे जाके एक मैसेजिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग, और मैं आपको अगर आप वो तस्वीरें देखेंगी या दिखाएंगी ना, तो जिसमें जहां मोदी जी, ये तो खैर उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है, सबसे बड़ा जो इनका साइप्रस का सिविलियन ऑनर है, वो दिया भारत के प्रधानमंत्री जी को। और भारत के प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि साहब ये हम 140 करोड़ भारतीयवासियों को समर्पित करता हूं। बट एक तस्वीर जो शायद इसमें नहीं आपके पास है, वो है जहां पे ये प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस के साथ खड़े हैं, और उसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो तुर्की द्वारा कंट्रोल्ड जो नॉर्थ रीजन है वो पीछे दिख रहा है, उसमें तुर्की कंट्रोल्ड रीजन का झंडा भी जो दिख रहा है। तो ये एथनिक ग्रीक्स हैं जो साउथ साइप्रस में है, और नॉर्थ साइप्रस में तुर्क्स हैं। तो इसका जो सारा इतिहास है वो 1571 के आसपास, जब ऑटोमन एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था, तो इन्होंने साइप्रस के ऊपर कब्जा किया था। और ये कब्जा तकरीबन 1878 तक इनका पूरा कब्जा रहा। और उसके बाद जब धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हुआ ऑटोमन, तो इस साइप्रस, पूरे साइप्रस के ऊपर कंट्रोल आ गया ब्रिटिश का। हालांकि जो लैंड का कंट्रोल था वो तुर्क्स के पास था, बट टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश के पास थी। बट वो चेंज हुआ 1911 में वर्ल्ड वॉर के बाद, और वर्ल्ड वॉर 2 आते आते तो पूरा कंट्रोल साइप्रस का जो है वो ब्रिटिश के पास था। और ब्रिटिश ने जब इनको आजादी दी 1960 में, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो 1964 आते आते दोबारा एक जो आपस में डिस्प्यूट्स हुए नॉर्दर्न और साउदर्न साइप्रस के, उसके बाद ये गारंटर स्टेट्स बन गई, नॉर्थ के लिए तुर्की और साउथ के लिए ग्रीक। तो उस वक्त फिर ये सेटलमेंट्स जब इनकी हुई, फिर उसके बाद जब दोबारा डिस्प्यूट्स हुए 1974 में, फाइनली ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये बनी जब तुर्की ने अपने ट्रूप्स भेजे, और आज भी 30,000 के लगभग ट्रूप्स यहाँ पे हैं। परंतु जो गेम चेंजर आज क्या है कि इनके साथ हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो 200 मिलियन का है, और जो भारत में FDI होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, साइप्रस उसमें 10वां सबसे बड़ा दुनिया का देश है, छोटा सा मेडिटेरेनियन के अंदर, बट इट इज द 10th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ FDI इन इंडिया। इन्होंने 12.64 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट 10 साल में भारत में भेजा है। पिछले 10 साल में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है FDIs में इंडिया में। तो हमारा ट्रेड भी अच्छा है, हमारे संबंध भी अच्छे हैं, और अब हमारी पॉस्चरिंग भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह ऑप सिंदूर में तुर्की ने हमारे साथ दगा किया और पाकिस्तान को इन्होंने, आप ये कह लीजिए कि एर्दोगान ने पाकिस्तान में दुकान खोली, तो अब मोदी जी चले गए साइप्रस, और साइप्रस में जाके बायलैटरल एग्रीमेंट्स के अंदर एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रेड तो हमारा हो ही रहा है, FDI तो आ ही रही है, हमारा जो इनके साथ एग्रीमेंट नहीं था वो डिफेंस का, या आप अगर गौर से उसके फाइन प्रिंट्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन में क्या होता है कि वर्दी पहने हुए जो आपके सिपाही हैं वो वहां जाके ट्रेनिंग करेंगे, वहां वाले आके यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, कभी उनकी हमारे यहाँ पे सॉफ्ट डिप्लॉयमेंट होगी, कभी हमारी वहां पे सॉफ्ट डिप्लॉयमेंट होगी। इट इज नॉट अ परमानेंट बेसिस, बट टेम्परेरी बेसिस पे आना जाना, और एक एक्सरसाइज और वॉर गेम्स एंड टैक्टिक्स चलती रहेंगी। ये तो हो गया मिलिट्री कोऑपरेशन। अब आ जाएंगे आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस के ऊपर, तो आप पाएंगे कि भी अब जो ब्रह्मोस है, अग्नि, ये अपना आकाश तीर है, या हमारा जो AD है, एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत के पास देने के लिए फाइटर जेट्स हैं, टैंक्स हैं, BMPs हैं,
भारत के पास जितने भी मिलिट्री व्हीकल्स हैं वो हैं, फिर अपने पास राइफल्स हैं, अपने पास कार्ट्रिजेस बुलेट्स हैं उनकी, फिर आर्टिलरी जो भारत फोर्जिंग के हमारे बाबा कल्याणी हैं वो उनके आर्टिलरी गन्स हैं, आर्टिलरी शेल्स हैं, और तमाम वो चीजें जो युद्ध लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए आवश्यकता होती है जिन चीजों की, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो एंटी ड्रोन्स हो, चाहे वो जो भी इक्विपमेंट है, भारत सब साइप्रस को प्रोवाइड कर सकता है। और एक दिलचस्प बात है कि ये सारा सामान हम यूके, यूएसए या जितना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वेस्ट का, उनसे सस्ता प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर का जो एक हिडन आप एक अंडरलाइन है। हिडन क्या है, अब तो ये खुली होगी, तो ओपन अंडरलाइन। पर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल और भी है पाजी, एंड दैट इज कि आईएमईसी कॉरिडोर में इसको इंक्लूड करने से, साइप्रस को इंक्लूड करने के यस, एक बहुत बड़ा टर्की के लिए भी और चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है एक्चुअली। जी हाँ, नहीं ऑब्वियसली ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो ट्रेड कॉरिडोर है उसके अंदर देखो, मेडिटेरेनियन के अंदर मैंने पहले बोला कि जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन साइप्रस की है, ऐसी लोकेशन ही नहीं है किसी की। और मैंने आपको बताया कि 30,000 के लगभग जो तुर्की के ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉयड हैं नॉर्दर्न साइप्रस में, और इक्वल नंबर के जो ट्रूप्स हैं वो निचली साइड में, साउथ साइड में नहीं है। तो एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि अगर हम मिलिट्री कोऑपरेशन करते हैं तो क्या वी विल हैव फुट ऑन ग्राउंड, या हम वहां पे कोई बेस, या हमारा कोई वहां पे एयरफोर्स का, नेवल का या आर्मी का कोई हमारे पास वहां पे बेस हम डेवलप करेंगे क्या साइप्रस में, दैट इज टू बी सीन। बट अगर वो होता है, वो तो फिर इंडिया का मेडिटेरेनियन के अंदर बिल्कुल यूरोप के दरवाजे के ऊपर, और वेस्ट एशिया जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए तो मतलब वो तो बहुत जबरदस्त, इट विल बी अ ह्यूज डेवलपमेंट। बट दैट अभी वी नीड टू सी, बिकॉज अगर आपको याद होगा दिसंबर 2022 में ही जब जयशंकर साहब की मुलाकात हुई थी साइप्रस के रिप्रेजेंटेटिव से, उसी वक्त बात हो गई थी कि हम आपके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन, ट्रेड कोऑपरेशन सारी करेंगे। और ये यहाँ पे जो साइप्रस आता है, इसका बहुत आप देखिए जो सी रूट्स होते हैं, ट्रेड रूट्स होते हैं। अब भारत का जो अगर आप देखिए, ये भारत का नक्शा कंकॉक्टेड है, ये प्लीज इसको आप ना दिखाइए, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक इट ऑफ। हाँ तो प्लीज, हाँ ये ठीक है। सो मैं आपको ये बता रहा था कि अब जो चाइना भी हमारे से जिस बात पे तड़पता है, वो इसीलिए कि हम मलाका स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, वी कंट्रोल द स्टेट ऑफ मलाका। और हमारा जो अंडमान्स का जो लोकेशन है जियो स्ट्रेटेजिकली, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सिमिलरली इफ वी हैव बेस देयर, तो इट एक्चुअली मीन्स अ लॉट, क्योंकि हम तीसरे ऐसे मुल्क होंगे यूके और यूएस के बाद। यूके यूएस ने तो कई जगह अपने बेसिस तैयार कर रखे, बट विल बी द ओनली थर्ड कंट्री विच विल हैव प्रेजेंस इन मेडिटेरेनियन आउटसाइड। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। इसके साथ एक चीज और है, नॉट ओनली जस्ट साइप्रस बट क्रोएशिया, दोनों के दोनों यूरोपियन नेशंस है, एंड साइप्रस इज गेटवे टू यूरोप। जी सर, क्रोएशिया इज अ बाल्कन कंट्री, क्रोएशिया इज अ बाल्कन कंट्री, एंड ये मेरे ख्याल है कि 1983 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बाल्कन इसमें क्रोएशिया में जा रहे हैं। तो देखिए गायत्री जी, क्या है कि मैं इसीलिए कह रहा था, मैं आपको जैसे पहले कह रहा था कि एक जनरेशन में, ही इज अ जनरेशनल लीडर फॉर इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी। एक कई सैकड़ों वर्षों में कोई ऐसा विजनरी लीडर आता है जो आपके देश को आगे लेके जाता है। सो अगेन द लोकेशन ऑफ क्रोएशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोप। ये बिल्कुल उस मुहाने पे, जहां से नीचे आप आएंगे तो यू विल सी ये आपका लीबिया और ये सब आपका अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा इधर आएंगे, आपके पास वेस्ट एशिया आ जाएगा। तो ये बिल्कुल एट द माउथ ऑफ यूरोप है। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, एंड बाल्कन्स हैज बीन इग्नोर्ड फॉर टू लॉन्ग। और हमको अगर ट्रेड करना है तो बाल्कन कंट्रीज आर ऑलवेज वेरी विलिंग टू कोऑपरेट एंड वर्क विद इंडिया। इट इज जस्ट दैट के प्रधानमंत्री जी ने ये टेकन प्रेसिडेंस, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब यहाँ पे हमको अपना एक इन्फ्लुएंस, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस हमारे को एस्टैब्लिश करना चाहिए। हाउ अबाउट कनाडा, G7, वहां पे रिस्पांस कैसा है, वार्मथ कैसी है लोगों की? देखिए
वी नो द काइंड ऑफ जैसा हमारा संबंध है कनाडा के साथ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और आपके सब दर्शक भी जानते हैं कि जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उनके जो कोएलिशन पार्टनर थे जगमीत सिंह, ही वाज एनडीपी के जो लीडर हैं, वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से खालिस्तानी सपोर्टर थे। और आज भी मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, मैंने यही कहा था कैनेडियंस को कि साहब वो आपके नागरिक हैं, वो चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, वो आपके नागरिक हैं। और अगर आपके नागरिक भारत को तोड़ने की बात करेंगे, भारत के हिस्से करने की, टुकड़े करने की बात करेंगे, तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके अंदर की है और वो हमारे को चैलेंज कर रही है, जिसके साथ आपको डील करना चाहिए हमारे बिहाफ पे। और हमारा जो कनाडा के साथ एमलैट है, म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट ट्रीटी, तो जो हमारा एमलैट है वो डिमांड करता है कि हमारी जो ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं, इनको कनाडा एड्रेस करे। इसको एड्रेस ना करके कनाडा क्या चूज करता है कि कनाडा चूजेस टू अक्यूज इंडिया, और वो सीधा बोलते हैं कि जी मोदी ने ऑर्डर दिया, अमित शाह ने ऑर्डर दिया, दे देन फिर बोलते हैं दी एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंस्ट्रक्शंस, जो इस किस्म की जो ये जो बातें हैं ये कैनेडियंस कर रहे हैं। और ये बेसिकली क्या है कि माहौल बिगाड़ने का इनका पूरा का पूरा इनका इरादा है कि हम किसी तरीके से ये माहौल बिगाड़े। और अगर आप और आप गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो अब नए प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, मार्क कार्ने के इंटेंट एक्चुअली सिर्फ G7 स्मूथली करना है क्योंकि वो उनकी प्रेसिडेंसी में हो रहा है, या वो वास्तव में G7 के बाद भी इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं उनको फॉस्टर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए वो काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि कनाडा के जो अंदर बैठे हुए कैनेडियन सिटीजन हैं जो खालिस्तानी हैं, वो भारत के अंदर जब पंजाब में 2027 में चुनाव होंगे उस वक्त ये किस प्रकार की इंटरफेरेंस भारत के इंटरनल अफेयर्स में करेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये सफर आज से लेके 2027 अर्ली 27 तक, यानी कि फरवरी मार्च 2027 तक, अगले 1.25 साल हमको बड़े कीनली ऑब्जर्व करना है कि कैनेडियन पॉलिसी इंडिया के प्रति है क्या। और दूसरी तीसरी बात, जब हरदीप निज्जर के ये केस की बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि 35 साल तक ये लटका के रखेंगे केस को, जैसे कनिष्का का केस लटका के रखा, और 35 साल तक ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड नफरत का वहां बैठे खालिस्तानियों को देते रहेंगे। हरदीप निज्जर का केस आपके देश में हुआ, आप उसकी जायज इन्वेस्टिगेशन करो, उसका आउटकम निकालो, उसके ऊपर आप जजमेंट दो। ये रोज का तमाशा बनाना कि जी एजेंट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व्ड एंड वी हैव क्रेडिबल एलिगेशंस, क्रेडिबल एलिगेशन जैसा कुछ नहीं होता कोर्ट ऑफ लॉ में। हमारा जो एमलेट हुआ उसके अंदर एक अपग्रेड हुआ एमलेट के अंदर आज से 3 साल पहले 2022 में, कि हमने इनके साथ जो इंटेल शेयरिंग की या इंफॉर्मेशन शेयरिंग की या जो हमने डॉजियर्स इनके साथ शेयर किए, वो पहले हम यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कंपाइल करके इनको डॉजियर देते होते थे एज एविडेंस। फिर इन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि साहब आपके ये डॉजियर्स हैं, हमारे को बहुत इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है कि ये डॉजियर्स कैनेडियन लॉ के हिसाब से कैनेडियन कोर्ट्स के अंदर एडमिसिबल नहीं है। तो फिर हमने वो सारे उसके ऊपर रीवर्क करके, और हमने जो अब इनको डॉजियर्स पिछली बार प्रेजेंट किए हैं, दे आर ऑल एविडेंसेस एंड डॉजियर्स जो एडमिसिबल हैं, जो दायर हो सकते हैं कैनेडियन कोर्ट्स में कैनेडियन लॉ के हिसाब से। अब उसके हिसाब से 29 लोगों की एक्सट्रेडिशन मांगी हुई है भारत ने, और कोई 26 लोगों की अरेस्ट मांगी हुई है। तो ये 29 और 26 मिला के इनको जो इनकी अरेस्ट डालने हैं, तो ये अरेस्ट कब होंगी, ये 55 लोगों की, और ये किस वक्त उसको इफेक्ट करेंगे, ये हमारे को फॉलो अप करना है। जो हमारा इनके साथ लीगल एग्रीमेंट चल रहे हैं, ये अपने कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल करें, वहां पे एविडेंसेस दें, वहां पे ये डिस्कशंस करें, पर जो हम इनको ऑलरेडी एविडेंस दे चुके हैं उसके ऊपर एक्ट करते हुए ये उन 29 लोगों को पहले डिपोर्ट करें, उन 29 लोगों को वापस भारत भेजें, उनको हमारा जो एग्रीमेंट है उसको ऑनर करें। जी बिल्कुल सर, एक्सट्रेडिशन करनी पड़ेगी ना इनको, बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिकॉज द रिलेशन कैन नॉट वर्क वन वे एवर, बहुत लंबे टाइम। जी अभी तो कनाडा पहुंचे हैं मोदी जी, थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं शायद,
अभी देखते हैं G7 में क्या-क्या बॉम्ब फूटेंगे, क्योंकि फूटेंगे तो बहुत सारे। मैंने सुना है ट्रम्प भी पहुंच रहे हैं। देखते हैं कि ट्रम्प, अच्छा, the interesting news is, and I would like to stand corrected if any viewer feels that this is not the answer. What I got from different sources is the Trump team reached out to our team for a personal meeting, which actually was not taken into consideration in a polite way. पर देखते हैं। आई थिंक दोनों ट्रम्प और मोदी की मीटिंग हो ना, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है G7 और बहुत बड़े-बड़े दिग्गज आ रहे हैं। विल कीप द साइकिल रोलिंग, जैसे-जैसे न्यूज़ आएगी वैसे-वैसे नहीं, बट एनालिसिस करेंगे। जब जब देखो, व्हेन ट्रम्प चूजेस, अब मैं इसका ना थोड़ा, मैं पहले अंग्रेजी में बोलूंगा फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा। व्हेन ट्रम्प चूजेस टू बी ए ट्रेडर देन टू बी ए स्टेट्समैन, जब वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेता होने के बजाय एक व्यापारी होना पसंद कर रहा है, तो व्यापारी के साथ जैसे डील करना चाहिए वैसे डील किया जाएगा। अगर भैया हमारे को आपके साथ धंधा करना है, आपके साथ कुछ लेना है, आपसे कुछ बेचना है, तो बात करेंगे। अब भाई आप दुकान खोल के बैठे हो चूरन की, हमारे को चूरन चाहिए नहीं तो आपसे बात किस लिए करेंगे? नॉट स्पीक विद यू ना। तो ये अगेन ये वही बात है, जैसा पहले लोगों ने बात फैलाई कि साहब भारत को न्योता नहीं दिया, ये सेम इंसिडेंट ऐसा ही हुआ था। G7 में एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट हुआ था जिसमें इनविटेशन आया था, हमने डिक्लाइन कर दिया था। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे रेज हुआ, जब मार्क कार्ने ने पर्सनली इनवाइट किया तब मोदी जी ने एक्सेप्ट किया। अभी ये सॉफ्ट डिस्कशन की कोशिश हो रही है। अगर प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी से बात होगी तो शायद वो मीटिंग हो भी, यू नेवर नो। बट जो इसके अंदर की सबसे बड़ी खटास है ना, ऑपरेशन सिंदूर का जो एक मतलब एक बेमिसाल भारत की मिलिट्री विक्ट्री है, और भारत का एक बेमिसाल आप उसको अप्रत्याशित भी कह सकते हैं, अनप्रेसिडेंटेड जो मिलिट्री एक्शन है, उसके अंदर जो एक खटास डाली डोनाल्ड ट्रंप ने, जब ये सेटल हुआ कि भाई आपके एसेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर और आपको उनकी जरूरत है और बहुत शॉर्ट टर्म में आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, और इसके अंदर जब ये डिस्कशन सारी निकल के आई और उसके बाद ये कहा गया कि पाक डीजीएमओ विल रिक्वेस्ट यू फॉर सीजर ऑफ एग्रेशन, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, कैसे कीजिएगा। सो दीज ऑल वर सेटल्ड। पर जब ये हुआ उससे पहले जब तुम यार उसको यू ट्राइंग टू टेक क्रेडिट फॉर इट, मतलब एक जैसे ना एक बच्चा होता है, मैंने कराया, मैंने किया, तो देयर इज नो मैच्योरिटी लेफ्ट इन दैट, देयर इज नो मैच्योरिटी। और इंटरनेशनल रिलेशंस में दे आर ऑल रेसिप्रोकल। अगर आप एक हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो हम भी एक हाथ आगे बढ़ाएंगे, अगर आप अपना पैर पीछे खींच रहे हैं तो हम भी अपना पैर पीछे खींचेंगे। इट्स वेरी सिंपल। और मैं ये समझता हूं कि ये जो ट्रंप ने किया है इसका, या जो अब कर भी रहा है निरंतर, चाहे कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात हो, चाहे ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात हो, ये जितना भी कुछ कर रहा है ट्रंप, ये सब अप्रत्याशित है, स्टेट्समैन लाइक नहीं है। इट्स नॉट अ स्टेट्समैन लाइक मतलब बिहेवियर। ये बिहेवियर एट बेस्ट आप कह सकते हो कि एक धंधा करने वाले आदमी का, कि यार साहब मेरे को यहाँ से क्या मिल रहा है, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट, कि इसमें व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें, मैं क्यों आऊं, मैं क्या करूं, तो हम ट्रेड करेंगे। अब बार बार गायत्री जो डिस्कशन हो रही थी कि वी विल डू अ लॉट ऑफ ट्रेड विद इंडिया एंड पाकिस्तान, तो तुम एक बार ट्रेड कराओ ना ईरान इसराइल का, तुम इतने अच्छे ट्रेडर हो, क्यों तुमने उसको जंग की हद तक ले गए? तो वही स्थिति हमारी भी पाकिस्तान के साथ है कि हम एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकते हैं, जब हमारे अस्तित्व के ऊपर आएगी तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे भाई। थैंक यू सो मच पाजी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, हर हर महादेव।